Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Today we will start our 11th lecture of Diversity of Vertebrates and I am your course instructor सहरी शुमर. आज हमने बेसिकली अपना गैस एक्सचेंज का टॉपिक स्टार्ट करना है फ़िशेज़ के अंदर. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ फिशेस को, हमने उसमें लोकोमोशन देखी थी और सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था. आज हम गैस एक्सचेंज के बारे में देखेंगे कि गैस एक्सचेंज मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है और ऑक्सीजन एंटर हो रही होती है फ़िशेज़ के अंदर, वो किस तरह से एक्सचेंज हो रहा होता है. आपको पता है फ़िशेज़ जो है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं, मतलब वाटर के अंदर वो सर्वाइव कर रही होती हैं. और वाटर एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक ऐसा मीडियम है जो कि डेंसर होता है एज़ कम्पेयर टू एयर और 800 टाइम्स मोर डेंसर एज़ कम्पेयर टू एयर. इसके अलावा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन की बात करें तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी बहुत कम होती है वाटर के अंदर. वाटर के अंदर 30 टाइम्स लेस ऑक्सीजन मौजूद होती है एज़ कम्पेयर टू एयर. इसकी वजह से ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि फ़िशेज़ को ओवरकम करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस लानी पड़ती हैं अपनी बॉडी के अंदर ताकि इन चीज़ों को कंपनसेट किया जा सके. ठीक है, अब वो क्या होता है कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि जितना ज़्यादा डेंसर होगा मीडियम उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन जो है वो कम होती है. तो इसका मतलब है फ़िशेज़ जो है वो वाटर में रह रही हैं और वाटर 800 टाइम्स ज़्यादा डेंसर है, जिसकी वजह से जो उसका फ़्लो है, उसकी जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन की वो बहुत कम होती है. ठीक है, इसके अलावा फ़िशेज़ लिव इन वाटर दैट कंटेन्स लेस दैन 2.5% ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है कि फ़िशेज़ के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 2.5% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर. To maintain adequate level of oxygen in their bloodstream, fishes must pass large quantities of water across the gill surface and extract small amount of oxygen present in water. कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने गिल्स की सरफेस के थ्रू पास करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वहाँ से ट्रैप किया जा सके. पहले ही वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम मौजूद है, जितना ज़्यादा वाटर जो है वो जो है पास आउट करेगा गिल्स के थ्रू उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकेंगे. लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़्म मौजूद हैं फ़िशेज़ के अंदर, उनको हम देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास पंपिंग मैकेनिज़्म. पंपिंग मैकेनिज़्म में क्या होता है कि फ़िशेज़ ऐसी फ़िशेज़ जिनके अंदर ओपरकुलम मौजूद होता है उनके अंदर ये मैकेनिज़्म पाया जाता है. और वो कौन सी फ़िशेज़ होती हैं? वो हमारे पास बोनी फ़िशेज़ होती हैं जिनके अंदर ओपरकुलम मतलब गिल कवरिंग मौजूद होती है. उनको हम क्या कहते हैं? उनके अंदर पंपिंग मैकेनिज़्म पाया जाता है. इसके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर अगर माउथ है तो माउथ से वाटर एंटर होगा, फेरेंक्स में जाएगा और फेरेंक्स के थ्रू गिल्स, और गिल से जो है वो उनके जैसे ही ओपरकुलम ओपन होगा तो वो वहाँ से वाटर बाहर निकल आता है. और इस तरह से एक मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज़्म इनके अंदर चल रहा होता है. तो ये मसल्स इनको पावर कर रहे होते हैं, मसल्स इस फेरेंक्स और ओपरकुलर कैविटी को मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, दिस मूव्स वाटर इनटू द माउथ, फेरेंक्स एंड ओवर द गिल्स. गिल्स माउथ से जाएगा फेरेंक्स में और फेरेंक्स से गिल्स में, और गिल्स से जो है वाटर बाहर निकल जाएगा जब ओपरकुलम ओपन होगा. तो इसे हम क्या कहते हैं? पंपिंग मैकेनिज़्म, जो बेसिकली उन फिशेज़ में पाया जाएगा जिनके अंदर ओपरकुलम मौजूद होता है जो कि बोनी फिशेज़ होती हैं. इसके अलावा अगर हम रैम वेंटिलेशन की बात करें तो ये उनके अंदर पाया जाता है जिनके अंदर ओपरकुलम एब्सेंट होता है और वो हमारे पास बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेज़ होती हैं. और स्पेशली कार्टिलेजिनस की हमारे पास एक सब क्लास होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एलेस्मोब्रेंकाई, जिसके अंदर हमारे पास शार्क्स, स्केट्स और रेज होती हैं. उनके अंदर ये मैकेनिज़्म पाया जाता है रैम वेंटिलेशन का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैम वेंटिलेशन को डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है कि फ़िशेज़ को कंटिन्यूसली अपना माउथ ओपन रखना पड़ता है ताकि वाटर कंटिन्यूसली माउथ में एंटर होता रहे और गिल्स के थ्रू बाहर निकलता रहे. इस तरह से ये कंटिन्यूस पंपिंग होती रहती है वाटर की. लेकिन उनके अंदर इस तरह का पंपिंग मैकेनिज़्म मौजूद नहीं होता जो कि मसल्स के थ्रू पावर चल रहा होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनको कंटिन्यूसली अपना माउथ ओपन रखना पड़ता है ड्यूरिंग स्विमिंग, क्योंकि इनके पास अपना ओपरकुला नहीं होता जो कि वाटर को पंप कर सके. ठीक है, सो शार्क मस्ट कीप मूविंग टू सर्वाइव, इसलिए शार्क्स को कंटिन्यूसली जो है माउथ ओपन रखकर मूव करना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें. इसके अलावा शार्क्स के अंदर कुछ और एडाप्टेशंस भी मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो इस ओपरकुलम की कमी को कंपनसेट कर रही होती हैं. वो कौन सी एडाप्टेशन है? एक तो है उनकी हेट्रोसर्कल टेल. जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी जो अपर लोब है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू लोअर लोब. इस फंक्शन को, इस रोल को हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने शार्क्स को डिस्कस किया था. तो इसमें हमने कहा था कि ये इनको अपर लिफ्ट देने में ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं क्योंकि इनके अंदर स्विम ब्लैडर भी मौजूद नहीं होता, इनके अंदर ओपरकुलम भी मौजूद नहीं होता. तो इनको बायंसी में हेल्प कर रही होता है ये इनका जो है कार्डल फिन, जिसके अंदर जो है हेट्रोसर्कल टेल मौजूद होती है. इसके अलावा इनका जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होते हैं जो उनको जो है वो टर्निंग में हेल्प कर रहे होते हैं, प्लेन्स की जो है वो मेजरमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं. इसके अलावा इनका माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है जो इनको स्विम करने में हेल्प करता है, कंटिन्यूसली माउथ ओपन रखने में हेल्प करता है.
और लास्ट अडॉप्टेशन है इनके अंदर कि इनके जो लीवर होता है शार्क्स का, उसके अंदर एक लिपिड की डेपोजिशन होती है जिसे हम नाम देते हैं स्क्वेलिन। ठीक है, स्क्वेलिन एक ऐसा जो है वो लिपिड है, एक ऐसा लिपिड है जो कि जिसकी डेंसिटी 0.86 ग्राम होती है, जो कि बहुत कम है और वो आसानी से फिशेस को बाइंड करने में हेल्प करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब है शार्क्स के अंदर एक ऐसा लिपिड मौजूद होता है जिसे हम नाम देते हैं स्क्वेलिन, और स्क्वेलिन की डेंसिटी है 0.86 ग्राम, और वो लीवर के जो है वो आसानी से बायंसी में हेल्प करता है ताकि फ़िशेस कंपनसेट कर सकें अपनी हैवी बॉडी को, क्योंकि फ़िशेस की बॉडी जो है वो ज़्यादा हैवी होती है, जबकि उसके अंदर स्विम ब्लैडर भी नहीं है, उसके अंदर जो है पंपिंग मैकेनिज़्म भी नहीं है। तो वो किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से उसको बायंसी मतलब अपवर्ड थर्स्ट उसकी कैसे चल रही है, तो ये उसकी कुछ अडॉप्टेशन थी जिसकी वजह से वो आसानी से मूव करती है, आसानी से स्विम करती है। वो क्या है कि उनकी हेट्रोसर्कल टेल है, ब्रॉड माउथ है, पेक्टोरल फिन्स हैं और स्क्वेलिन लिपिड्स हैं जो कि डेपोजिट हुए होते हैं शार्क्स के लीवर में। और इस शार्क लीवर ऑयल को जो कि इनके लिपिड से बनाया जाता है स्क्वेलिन से, उसको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, तो ये था हमारे पास पंपिंग मैकेनिज़्म एंड रैम वेंटिलेशन। नेक्स्ट हमें एक और टाइप है फिशेस की एलेस्मोब्रैंक्स के अंदर ही कि ऐसी कार्टिलेजिनस फिशेस जिनके अंदर गिल बार्स के ऊपर एक्सटर्नल फ्लैप्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल फ्लैप्स मतलब कवरिंग मौजूद होती है गिल्स के ऊपर, लेकिन वो ओपरकुलम नहीं होती, जस्ट लाइक अ कवरिंग बट नॉट ओपरकुलम। दीज फ्लैप्स आर क्लोज्ड एंड फॉर्म एन ओपरकुलर कैविटी फंक्शनली सिमिलर टू द ओपरकुलर कैविटी ऑफ द अदर फिशेस। जैसे दूसरी फिशेस में मौजूद होता है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह की जो है वो कैविटी बन जाती है जो कि वाटर की मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर स्पायरेकल्स मौजूद होते हैं जो कि यूज़ होते हैं एज एन अल्टरनेट रूट फॉर द वाटर एंटरिंग द फेरेंक्स। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बिहाइंड द आई, जस्ट बिहाइंड द आई ये स्पायरेकल्स मौजूद होते हैं एलेस्मोब्रैंक्स के अंदर, और अल्टरनेट रूट के तौर पर काम करते हैं वाटर की एंटरिंग के लिए। और बेसिकली ये फेरेंजियल स्लिट्स ही होती हैं स्पायरेकल। ठीक है, फेरेंजियल स्लिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की। एक में हमने कहा कि पंपिंग मैकेनिज्म चल रहा होता है बोनी फिशेस के अंदर। सेकंड में हमने कहा रैम वेंटिलेशन हो रही होती है कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक शार्क के अंदर। और थर्डली हमने डिस्कस की एक्सटर्नल फ्लैप्स मौजूद होते हैं कुछ एलेस्मोब्रैंक्स के अंदर जो कि उनको स्पायरेकल्स होते हैं जो कि उनका अल्टरनेट रूट के तौर पर काम कर रहे होते हैं वाटर की एंट्रेंस के लिए। नेक्स्ट अगर हम मैकेनिज़्म को डिस्कस करें कि फ़िशेस के अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजनेशन कैसे हो रही होती है, ब्लड और वाटर के दरमियान ऑक्सीजन का डिफिजन, ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे चल रहा होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉट में डिस्कस करते हैं कि गिल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं ताकि हम उसकी फंक्शनिंग को समझ सकें। तो गैस एक्सचेंज अक्रॉस द गिल इज़ वेरी एफिशिएंट। गिल आर्क्स सपोर्ट द गिल्स। एक तो है कि उनके अंदर गिल आर्क्स पाए जाते हैं, इसके अलावा गिल आर्क्स के अंदर गिल फिलामेंट्स होते हैं और गिल फिलामेंट्स के अंदर फेरेंजियल लैमेला मौजूद होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर गिल आर्क नज़र आ रही है, गिल आर्क से ये 2 गिल फिलामेंट्स निकल रहे हैं और गिल फिलामेंट्स के ऊपर आपको छोटी छोटी ब्लैक कलर में बार्स नज़र आ रही होंगी। वो बार्स क्या कहलाती हैं? गिल लैमेला, जिसे हम फेरेंजियल लैमेला कह रहे हैं। ठीक है, ब्रेंकियल आर्टरीज़ कैरी ब्लड टू द गिल फिलामेंट। अब ये जो आर्टरीज़ हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी, 2 आर्टरीज़ आपको, एक आर्टरी है और एक वेन है। तो ये आर्टरीज़ जो है वो ब्लड कैरी करके ला रही होती हैं हार्ट से गिल्स की तरफ। आपको पता है आर्टरीज़ वो ब्लड वेसल हैं जो कि टूवर्ड्स द ऑर्गन्स मूव करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, मतलब हार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती हैं ऑर्गन्स की तरफ, लेकिन वो आर्टरी जो कि लंग्स की तरफ या फिर गिल्स की तरफ ब्लड लेकर आएगी वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होती है, जबकि बाकी आर्टरीज़ हमेशा ऑक्सीजनेटेड होती हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें हमारे पास लंग्स के अंदर जो आर्टरी एंटर होगी वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और जो वेन बाहर निकलेगी यहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके बाहर लेकर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट थे। द आर्टरीज़ ब्रेक इनटू कैपिलरीज इनटू द फेरेंजियल लैमेला। अब आर्टरीज़ क्या करती हैं? वो ब्रेक कर जाती हैं और कैपिलरीज बना देती हैं जो कि फेरेंजियल लैमेला के गिर्द कॉइल अप हो जाती हैं। ब्लड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। दिस ऑपोजिट फ्लो इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब क्या होता है कि ये जो फेरेंजियल लैमेला है इसके अक्रॉस वाटर भी मूव कर रहा है और दूसरी साइड से ब्लड भी यहाँ पर मूव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कैपिलरीज भी मौजूद हैं, वाटर के अंदर पाई जा रही हैं फिशेस, तो वाटर में भी मूव करना है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, मीडियम है वाटर एंड ब्लड, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म, ताकि एफिशिएंट एक्सचेंज हो सके गैसेस का। अब ये ऑपोजिट फ़्लो क्यों होता है, पैरेलल फ़्लो क्यों नहीं होता ब्लड का और वाटर का, इसको हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लें तो हमने क्या कहा कि इसके जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले है गिल आग। गिल आग के अंदर गिल फिलामेंट्स मौजूद हैं।
गिल फिलामेंट्स के अंदर फेरेंजियल लैमेला हैं और फेरेंजियल लैमेला के ऊपर जो है वो ब्लड कैपिलरीज टाई की हुई हैं, कॉइल की हुई हैं और जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ताकि ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके और वो एक्सचेंज काउंटर करंट मैकेनिज़्म के ज़रिए से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम देखते हैं। इसका जो है पहले हम नोट भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको फ़िश नज़र आ रही है, इनके अंदर गिल आर्क्स हैं, गिल आर्क्स ओपरकुलम भी इसके अंदर मौजूद है। गिल आर्क्स है तो ये गिल आर्क आपको नज़र आ रही है। गिल आर्क के साइड से 2 फिलामेंट्स निकल रहे हैं जिसे आप क्या कह रहे हैं, गिल फिलामेंट्स। ये गिल फिलामेंट्स हैं। गिल फिलामेंट्स के ऊपर इस तरह से गिल लैमेला मौजूद है, ये लैमेला है और लैमेला के ऊपर ये आपको क्या नज़र आ रही है, ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हो रहा है आर्टरी के ज़रिए और दूसरी साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से निकल रहा है वेन के ज़रिए से। अब यहाँ पर ये लैमेला के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज़्म चल रहा होता है, मतलब एक्सचेंज हो रहा होता है, डिफ्यूजन हो रही होती है ऑक्सीजन की। उसको हमने देखना है कि वो किस तरह से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है इफ़ H2O एंड ब्लड फ्लो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, कि अगर हमने सपोज़ करना है ना, अभी आप लोगों चीज़ों को सपोज़ करना है। अब क्या है कि ब्लड और वाटर अगर सेम डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं तब क्या होगा, उसको हम देखें तो क्या है, ये क्या है, ये एक जो है वाटर मूव कर रहा है और ये हमारे पास ब्लड वेसल है। जैसे यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि वाटर मूव कर रहा है और ब्लड वेसल है, तो यहाँ पर आपने इसको सपोज़ करना है कि ये वाटर का है और ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। ये बिल्कुल साथ साथ मौजूद है। ठीक है, अब क्या होगा कि वाटर के अंदर आपको पता है वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन 800 टाइम्स डेंसर मीडियम है और 30 टाइम्स इसके अंदर कम ऑक्सीजन पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू एयर। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा कह रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों मौजूद है एज़ कम्पेयर टू फिश बॉडी। ठीक है, फ़िश के अंदर फ़िश का जो ब्लड है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर ब्लड, ये वाली जो ब्लड वेसल है ये डीऑक्सीजनेटेड है। तो एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लड वेसल ये जो है 100% ऑक्सीजनेटेड वाटर है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि 100% ऑक्सीजनेटेड वाटर है, जबकि ये वाली जो ब्लड वेसल है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हार्ट से, जिसको हम कहते हैं आर्टरी लेकर आ रही है। ब्लड वेसल जो है हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अब अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है तो हम क्या कह रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में फ़्लो करें, मतलब ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करे और जो वाटर है वो भी इसी डायरेक्शन में फ़्लो करे, तो क्या होगा, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो वाटर है ये 100% ऑक्सीजनेटेड है और ब्लड जो हमारे पास है वो 0% इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होगी तो ये अपना जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन जो है वो कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 100 है कंसंट्रेशन, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट क्या होगा, 90% यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाएगी और 10% ये अपनी ऑक्सीजन ब्लड वेसल को दे देगा, मतलब ब्लड में मूव कर जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह होगा कि 80% यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाएगी, यहाँ पर 20% बन जाएगी, मतलब 10% जो है वो डिफ्यूज़ होती रहेगी। इसी तरह 70% यहाँ रह जाएगी, 30 यहाँ हो जाएगी, 60 इधर आ जाएगी, 40 इधर हो जाएगी, 50। अब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पर ब्लड के अंदर और वाटर के अंदर जो कंसंट्रेशन थी ऑक्सीजन की वो सेम हो गई, एक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, मतलब एक्विलिब्रियम अटेन्ड, सो विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एनी मोर। ठीक है, कि अब जो है वो आपको पता है जो भी डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कोई भी चीज़ मूव करती है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। अब आपको जो चीज़ नज़र आ रही है इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन दोनों साइड्स पर इक्वल हो गई है, तो इसका मतलब है कोई भी नेट एक्सचेंज नहीं होगा, जो कि एक डिसएडवांटेज है कि अगर ब्लड और वाटर एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर एक्सचेंज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जबकि ब्लड जो है अभी सिर्फ 50% ऑक्सीजनेटेड हुआ है, अभी बिल्कुल 100% ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को, इस जो है डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए नेचर में क्या होता है कि नेचर में ब्लड और वाटर जो है वो हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है फिशेज़ के अंदर। ठीक है, ये जो हमने चीज़ ली थी, ये सपोजिशन ली थी कि अगर हम सपोज़ करें कि ब्लड और वाटर सेम डायरेक्शन में फ़्लो करें तब क्या होगा, तो तब हमारे पास जो है एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इस तरह से नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह से होगा तो फिशेज़ का जो ब्लड है वो सिर्फ 50% ऑक्सीजनेटेड होगा। फिश जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके ऑर्गन्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो अगर हम जो प्रॉपर मैकेनिज़्म चल रहा होता है फिशेज़ के अंदर जो कि अपोजिट डायरेक्शन है, कि ब्लड जो है और वाटर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा होता है, उसको देखें तो उसमें क्या है, ये वाटर है और ये ब्लड है, ब्लड वेसल है। इसमें हमारे पास 100% ऑक्सीजनेटेड वाटर है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके पास 0% ऑक्सीजन है। अब क्या होगा, वाटर इस डायरेक्शन से फ़्लो कर रहा है हमारे पास और ब्लड इस डायरेक्शन से फ़्लो कर रहा है।
अपोजिट डायरेक्शन है। अब 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो 100% ऑक्सीजनेटेड वाटर है, यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड है वो सिर्फ 0%, मतलब उसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो जैसे ही डिफ्यूजन स्टार्ट होगी ये अपना 10% इसको देगा, तो मतलब 10% यहाँ पर आ गया। इसी तरह यहाँ पर 90 रह जाएगा, फिर ये दोबारा अपना 10% देगा, तो यहाँ पर फिर 10% बन जाएगा, मतलब 0 से 10। तो इस तरह से 10-10 करते हुए हमारे पास 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है वो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर दोनों सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 80 है तो फिर भी 10 है, मतलब 0% है ना, वो दोबारा से अपनी 10% ले रहा है। तो इस तरह से कंटिन्यूस जब मूवमेंट होगी तो हमारे पास 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जबकि जो वाटर यहाँ से निकलेगा वो बिल्कुल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा, वहाँ से सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो ट्रैप कर लेगी फिश की गिल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर ब्लड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप किया जा सके। दैट इज़ काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म थ्रू द फेरेंजियल लैमेला, ठीक है। फेरेंजियल लैमेला के गिर्द ब्लड वेजल्स, ब्लड कैपलरीज होती हैं जिसके गिर्द ब्लड फ्लो, वाटर फ्लो कर रहा होता है, और वहाँ जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड और वाटर मूव कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप किया जा सके, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पॉइंट में कोई भी आपको मुश्किल हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्विम ब्लैडर एंड लंग्स, ठीक है। स्विम ब्लैडर क्या होता है कि एक ऐसा हमारे पास गैस फील्ड सैक्स होती हैं जो कि बोनी फिशेस के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। गैस फील्ड सैक्स होती हैं जो कि बायंसी में हेल्प कर रही होती हैं, और शेप लाइक अ बैग कैन एक्सपेंड एंड इन्फ्लेट, ठीक है, कि इसकी शेप जो होती है जस्ट लाइक अ बैग, और जो कि इन्फ्लेट कर सकती है और जो है वो कंट्रैक्ट कर सकती है और एक्सपेंड कर सकती है जस्ट लाइक अ बलून। जैसे बलून जो है जिसके अंदर हम गैस भर दें तो वो ऊपर को चला जाता है, जिस तरह जैसे ही गैस उससे निकलती है तो वो दोबारा ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर लेती है और वो ज़मीन की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों ने याद रखना है इसको, स्विम ब्लैडर को। इसमें क्या है, इन सम फिशेज न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट द न्यूमेटिक सैक्स विद द एसोफेगस, ठीक है, कि कुछ फिशेस के अंदर जो है वो न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट करती है न्यूमेटिक सैक को, ठीक है। न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट्स द न्यूमेटिक सैक्स विद द एसोफेगस और अनदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये आपको गैस फील्ड सैक नज़र आ रही होंगी जिसे हम न्यूमेटिक सैक भी कह रहे हैं और स्विम ब्लैडर कह रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या करती है, ये कनेक्ट होती है। अगर कनेक्ट है इसको हम नाम देते हैं न्यूमेटिक डक्ट। ये जो कनेक्शन का पॉइंट है ये क्या है, न्यूमेटिक डक्ट। ये न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट कर रही है स्विम ब्लैडर को किसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ या फिर एसोफेगस के साथ, ठीक है। स्वेलोड एयर एंटर दी सैक्स। अब जो भी एयर जो है वो स्वेलो की जाएगी माउथ के थ्रू, वो कहाँ पर एंटर हो जाएगी, वो इस सैक्स में एंटर हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू इट्स वेस्कुलर सर्फेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा यहाँ पर। थस न्यूमेटिक सैक्स फंक्शन एज लंग्स इन इंडियन क्लाइंबिंग पर्च, ठीक है, कि इंडियन क्लाइंबिंग पर्च और लंग फिशेज और इसके अलावा एंशियंट रिडिप्स्टियंस जो हैं उन सब के अंदर ये लंग्स के तौर पर काम कर रही होती है न्यूमेटिक सैक्स, ठीक है। जबकि कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनके अंदर ये न्यूमेटिक सैक्स स्विम ब्लैडर के तौर पर काम कर रही होती है। तो हमने न्यूमेटिक डक्ट की दो अडाप्टेशंस हैं, एक तो ये कि ये लंग्स के तौर पर भी काम कर सकती है, और सेकेंडली ये कि ये स्विम ब्लैडर के तौर पर भी काम कर सकती है। इन अदर फिशेज न्यूमेटिक सैक्स फंक्शन एज स्विम ब्लैडर, कि जिन्होंने वाटर के अंदर रहना है वो उन फिशेज के अंदर ये स्विम ब्लैडर के तौर पर काम करेगी। और कुछ जोलॉजिस्ट जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि लंग्स आर मोर प्रिमिटिव देन स्विम ब्लैडर, क्योंकि हमने जो लंग फिशेस पढ़ी थी वो मोर प्रिमिटिव पढ़ी थी, जबकि हमने जो मॉडर्न फिशेस पढ़ी हैं वो बाद में पढ़ी थी। तो इसका मतलब है लंग्स फिशेस जो हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू स्विम ब्लैडर, लंग्स आर मोर प्रिमिटिव। इसका मतलब है कुछ जो है वो लंग्स फिशेस, ठीक है, लंग फिशेस वहाँ पर एवॉल्व हुई जहाँ पर स्टेगनेशन थी, मतलब वाटर की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म एवॉल्व किया जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि न्यूमेटिक डक्ट को लंग्स के तौर पर यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो वाटर की कमी के अंदर सर्वाइव कर सके, और उन्हें हमने नाम दे दिया लंग फिशेस। लेकिन लंग फिशेस के बाद जो है एवोल्यूशन हुई बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस जो है बेसिकली मरीन इन्वायरमेंट में और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में उनका एवोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई स्टेगनेशन नहीं थी, मतलब वहाँ पर पानी की कमी नहीं थी, स्टेगनेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम देयर, जिसकी वजह से वो ऐसे इन्वायरमेंट में आसानी से रह सकती थी। और उन्होंने क्या किया, न्यूमेटिक सैक्स को अपनी बायंसी के लिए यूज़ किया, अपनी जो है अपवर्ड थर्स्ट के लिए यूज़ किया, मतलब स्विम ब्लैडर के तौर पर उन्होंने न्यूमेटिक सैक को यूज़ किया, जिसको हम क्या कहते हैं कि उनके अंदर न्यूमेटिक सैक स्विम ब्लैडर के तौर पर पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूमेटिक डक्ट की दो मॉडिफिकेशन है, एक तो स्विम ब्लैडर के तौर पर भी काम कर सकता है, सेकेंडली
जो है वो लंग्स के तौर पर भी काम कर सकता है इन केस ऑफ लंग फिशेस। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है स्विम ब्लैडर की एनाटॉमी नज़र आ रही होगी। ठीक है, स्विम ब्लैडर के अंदर ये आपको जो ब्लड वेसल कैरी कर रही है ब्लड, इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है मस्कुलर वॉल्व, जिसको हम ओवेल भी कहते हैं। ये कंटिन्यूसली जो है वो एक्सचेंज कर रहा होता है गैस का, मतलब ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो रही होती है, गैस एंटर हो रही होती है स्विम ब्लैडर के अंदर। अब यहाँ से ऑक्सीजन क्यों एंटर हो रही होती है? क्योंकि अगर कनेक्शन ख़त्म हो गया है स्विम ब्लैडर का डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ, मतलब एसोफेगस के साथ अगर कनेक्शन ख़त्म हो गया तो वहाँ से तो ऑक्सीजन आ रही थी माउथ के थ्रू, लेकिन अगर वहाँ से कनेक्शन ख़त्म हो गया तो ये डॉर्सल एओर्टा जो है वो, मतलब आर्टरीज जो है वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन स्विम ब्लैडर के अंदर फिलअप कर रही होती हैं, और इस कनेक्शन को हम नाम देते हैं रीट मेराबाइल का। ठीक है, रीट मेराबाइल जो कि एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिसको हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर फ़िश जो है वो स्विम ब्लैडर का कनेक्शन डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ ख़त्म कर देती है तो उनके अंदर ऑक्सीजन के लिए एक नया रूट निकल आता है ऑक्सीजन की फिलअप के लिए। वो क्या होता है? उनकी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती हैं और वहाँ स्विम ब्लैडर में ऑक्सीजन को फिलअप कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था स्विम ब्लैडर की एनाटॉमी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम एडॉप्टेशंस देखें कि एडॉप्टेशंस क्या क्या हैं स्विम ब्लैडर के अंदर, तो दो तरह की एडॉप्टेशन है इसके अंदर। द न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट द न्यूमेटिक सैक्स विद द एसोफेगस। हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो डक्ट जो कि न्यूमेटिक सैक्स को एसोफेगस या फिर किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ कनेक्ट कर रही होती है उसको हम नाम देते हैं न्यूमेटिक डक्ट। ठीक है, अगर न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट करती है न्यूमेटिक सैक को एसोफेगस के साथ या फिर डाइजेस्टिव पार्ट्स के साथ, तो उसे हम नाम देते हैं, उन फिशेस को हम नाम देते हैं फाइसोस्टोमस फिशेस। ठीक है, लेकिन कुछ फिशेस ऐसी भी हैं जिनके अंदर स्विम ब्लैडर का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है एसोफेगस के साथ। जैसे हमने ये डिस्कस किया कि इसमें हमने कहा कि ये जो स्विम ब्लैडर आपको नज़र आ रहा है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ कनेक्टिव नहीं है, डाइजेस्टिव जो है ट्रैक के साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब ये अलग से पार्ट मौजूद है। स्विम ब्लैडर आपको अलग नज़र आ रहा होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक आपको बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। जबकि कुछ फिशेस ऐसी थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको कनेक्शन नज़र आ रहा था। ठीक है, स्विम ब्लैडर और जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कनेक्टेड है थ्रू न्यूमेटिक डक्ट। तो इन फिशेस को हम नाम देंगे फाइसोस्टोमस फिशेस, जिनके अंदर न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट करती है स्विम ब्लैडर को डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ, उनको हम क्या नाम देते हैं? फाइसोस्टोमस फिशेस। लेकिन ऐसी फिशेस जिनके अंदर न्यूमेटिक डक्ट का कनेक्शन न्यूमेटिक डक्ट ख़त्म हो जाती है, मतलब कनेक्शन ख़त्म हो जाता है स्विम ब्लैडर का डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ, उन फिशेस को हम नाम देते हैं फाइसोक्लिस्टस फिशेस, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इनके अंदर तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा होता, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्टली गैस कहाँ से आ रही होती है? माउथ के ज़रिए से फेरेंक्स में, और फेरेंक्स से न्यूमेटिक डक्ट में, और न्यूमेटिक डक्ट से न्यूमेटिक सैक में ऑक्सीजन फिल हो रही होती है। लेकिन सेकेंडली जब हम फाइसोक्लिस्टस की बात करते हैं तो फाइसोक्लिस्टस के अंदर तो कनेक्शन ही ख़त्म हो गया है, मतलब न्यूमेटिक डक्ट ही ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब है माउथ से जो ऑक्सीजन ले रही होती है फिश, वो तो एंटर नहीं हो सकती न्यूमेटिक सैक में, मतलब स्विम ब्लैडर में एंटर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कोई अल्टरनेट रूट देखना पड़ेगा। वो अल्टरनेट रूट क्या होता है? वो होता है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म थ्रू रीट मेराबाइल। ठीक है, रीट मेराबाइल के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि रीट मेराबाइल के थ्रू यहाँ से ब्लड वेजल जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके यहाँ पर लाती हैं, और यहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का, जहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर फिलअप हो जाती है रीट मेराबाइल के थ्रू। गैसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ब्लैडर। के गैसेस जो हमने ब्लड से ले ली थी वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं पोस्टीरियर एंड पर, ब्लैडर के पोस्टीरियर एंड पर। ठीक है, तो वो दोबारा से जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता रहता है ब्लड। लेकिन ये हमने एडॉप्टेशंस पढ़ी स्विम ब्लैडर की। एक में हमने कहा कि कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर न्यूमेटिक डक्ट ख़त्म हो जाती है, और जिनको हमने नाम दिया फाइसोक्लिस्टस का, और कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट करती है न्यूमेटिक सैक्स को एसोफेगस के साथ, उनको हमने फाइसोस्टोमस फिशेस का नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है नर्वस और सेंसरी फंक्शंस को। ठीक है, नर्वस और सेंसरी फंक्शन, जब हम ब्रेन की या फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं फिशेस की, तो नर्वस सिस्टम जो है फिशेस का दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इनका ब्रेन जो है वो साइज़ में बहुत स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स, और इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। जब हम सेंसेस की बात करते हैं, सेंसरी रिसेप्शन की बात करते हैं, तो इनके अंदर पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ तरह की सेंसेस के लिए। ठीक है, अब वो सेंसरी रिसेप्टर इनकी बॉडी पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उनके अंदर ऑल्फेक्शन है, विजन है, हेयरिंग है, इक्विलिब्रियम है,
और बैलेंस की जो है वो सेंसेस पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुई होती हैं पैचेस की सूरत में, ताकि इन्वायरमेंट में जो भी जो है चेंज आ रहा है उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। ऑल्फैक्शन, जैसे हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स, हम जब भी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते थे तो हम ऑल्फैक्टरी लोब्स को डिस्कस करते थे। तो स्नाउट जो है वो बेसिकली एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन इनके अंदर मौजूद होता है। स्नाउट ऑफ फिश इज़ ओपन आउटसाइड बाय एक्सटर्नल नेरीज। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे इनके नॉस्ट्रल्स, और ये इनके वाटर फ्लो करता है इनके नेरीज़ के अंदर। तो इस तरह से ये ऑल्फैक्शन को डिटेक्ट करते हैं। नेरीज़ के थ्रू जो है वाटर एंटर होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स में जाता है। दीज ओपन इनटू नेज़ल पैसेज एंड माउथ कैविटी। ठीक है कि ये जो अब इनकी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। स्नाउट जो है वो एक्सटर्नल नेरीज़ के ज़रिए से ओपन होता है। एक्सटर्नल नेरीज़ जो है वो माउथ कैविटी के अंदर ओपन होता है। ठीक है, और कुछ फ़िशेज़ ऐसी हैं जो हैविली जो है वो फ़िशेज़ रिलाई कर रही होती हैं ऑल्फैक्शन पर, जैसे कि कुछ फ़िशेज़ फॉर एग्जांपल साल्मन और लैम्प्रेस, जिन्होंने माइग्रेशन करनी होती है ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ, ताकि वो अपनी जो है ब्रीडिंग को कंटिन्यू कर सकें, अपनी स्पॉनिंग को कंटिन्यू कर सकें। वो क्या करती हैं, वो ऑल्फैक्शन के थ्रू मूव करती हैं। अब उन्हें नहीं याद कि वो जो है 1 साल पहले कहाँ पर गई थी, किस स्ट्रीम में गई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जाकर दोबारा से उसी एरिया में जाकर स्पॉनिंग करनी होती है जहाँ पर उन्होंने 1 साल पहले की थी। ठीक है, अब 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। अब उन्होंने क्या करना है, वो स्पॉनिंग के लिए जिस एरिया में गई थी वहाँ पर उनको याद होता है कि ऑल्फैक्शन कैसी थी, वहाँ की स्मेल कैसी थी, तो वो बेसिकली उस ऑल्फैक्शन पर रिलाई कर रही होती हैं। जैसे ही वो मूवमेंट स्टार्ट करती हैं तो वो उस स्मेल को जो है फ़ील कर सकती हैं और वो आसानी से उसी एरिया में मूव कर लेती हैं ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ, किसी भी स्ट्रीम की तरफ, ताकि आसानी से वहाँ पर स्पॉनिंग कर सकें। ठीक है, और ये इसके लिए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस आसानी से तय कर लेती हैं, ताकि वो उसी ऑर्डर के थ्रू जो है वहाँ पर जो है वो आसानी से स्पॉनिंग कर सकें। और स्पॉनिंग स्ट्रीम और ये इनको बेसिकली गाइड कौन कर रहा होता है, ऑर्डर्स, मतलब वहाँ की स्मेल गाइड कर रही होती है। और जैसे हम कहते हैं कि हम मैप्स बना लेते हैं, और जो फिशेज़ हैं उनको रास्ते के लिए कौन गाइड कर रहा होता है, उनकी ऑल्फैक्शन गाइड कर रही होती है। तो ऑल्फैक्शन के लिए उनके अंदर बेसिकली कौन से ऑर्गन है, नेरीज़ हैं। नेरीज़ मतलब वाटर मूव करता है नेरीज़ के थ्रू, और नेरीज़ कहाँ पर ओपन हो रहा होता है, माउथ कैविटी के अंदर, ऑल्फैक्टरी लोब्स के अंदर। ठीक है, और वो उसको डिटेक्ट करते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस की कि साल्मन और लैम्प्रेस डायरेक्टली रिलाई कर रही होती हैं ऑल्फैक्शन पर, ताकि वो स्पॉनिंग स्ट्रीम की तरफ मूव कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। अगर हम डिस्कस करें फ़िश की, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्विम ब्लैडर। ये स्विम ब्लैडर है, इसका किडनी है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इसका, जिसको हमने डिस्कस भी किया पीछे, कि ये जो है वो बेसिक जो है वो नर्वस सिस्टम होता है फ़िश का, लेकिन ब्रेन साइज़ में बहुत स्मॉलर होता है। स्विम ब्लैडर है, इसके अलावा ओवरीज़ हैं, इंटेस्टाइन, लीवर के अंदर जो है वो बायंट आइल्स मौजूद होते हैं, गिल्स हैं, और ऑल्फैक्टरी बल्ब है जिसके अंदर से ऑल्फैक्शन इनके अंदर कैरी आउट हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी देखें सेंसेस की, दैट इज़ आई। ठीक है, आइज़ को देखें तो फिश जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रही होती है, लेकिन फिर भी इनकी जो आई मतलब विजन की सेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। ठीक है, सिमिलर टू द अदर वर्टिब्रेट्स हैवर दीज आर लीडलेस। ठीक है, लीडलेस मतलब इनके ऊपर लीड्स मौजूद नहीं होती, क्योंकि ये कैसे इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। वाटर जो है वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से इनको ज़रूरत नहीं होती लीड्स की, क्योंकि इनकी जो आइज़ हैं वो ड्राई नहीं होंगी, ड्राई इन्वायरमेंट ही नहीं है। हम जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, वो ड्राई कंडीशंस में रह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द वाटर नहीं है, तो हम जो है ड्राई कंडीशन में रह रहे होते हैं, इसलिए हमारी आइज़ के ऊपर लिड्स मौजूद होती हैं, ताकि हमारी आइज़ ड्राई ना हो। जबकि फ़िशेज़ के अंदर जब इन्वायरमेंट ही जो है वो इस तरह से लुब्रिकेटेड इन्वायरमेंट है, तो मॉइस्चराइज्ड इन्वायरमेंट है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती लिड्स की, इसलिए लिडलेस इनकी आइज़ होती हैं। और कंटिन्यूसली जो है वो इनका लेंस राउंडेड और रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, और इनका जो लेंस है वो कंटिन्यूसली फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा होता है फोकसिंग के लिए। ठीक है, कि अगर इन्होंने प्रे जो है वो डिटेक्ट करना है, प्रे को देखना है और प्रे को कैप्चर करना है, तो ये कंटिन्यूसली फोकसिंग भी कर सकती हैं इनकी आइज़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ईयर्स की बात करें तो रिसेप्टर्स फॉर एक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड हियरिंग आर प्रेजेंट इन द ईयर ऑफ फिशेज़। जैसे हमारा ईयर होता है, इनके अंदर हमारे ईयर का एक काम है कि उसने सुनना है, मतलब हियरिंग की एक तो सेंस है हमारे पास, लेकिन एक्विलिब्रियम और बैलेंस भी हमारे ईयर्स ही मेंटेन
करते हैं, क्योंकि हमारे ईयर्स जो हैं उनके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लूइड मौजूद होता है जो हमारे कंटिन्यूस हमें बैलेंस में रखता है। जैसे आप गोल दायरे में अगर घूमते रहें, कुछ गोल गोल घूमते रहें, तो आप लोग अपना बैलेंस खो देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे ईयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ईयर्स के अंदर हमारे हेयर और फ्लूइड होता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है। वो ओरिएंटेशन उसकी सही नहीं हो पाती जब कंटिन्यूसली हम रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईयर हमारे बेसिक ऑर्गन है जो हमारा इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसी तरह फिशेस के अंदर भी इक्विलिब्रियम, मतलब वाटर में जो मूव कर रही होती हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही होती हैं, वो ईयर की वजह से हो रहा होता है और बैलेंस भी उसी की वजह से है। और सेकेंडली सेंस जो है वो हेयरिंग की, वो भी ईयर्स की वजह से होती है। एक्विलिब्रियम को देखें तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट अ रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं इनके अंदर जो कि रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करती हैं। इसके अलावा हेयरिंग जो है, साउंड वेव्स पास फ्रॉम द वाटर टू द मिडल ईयर थ्रू द बोन्स ऑफ द स्कल। ठीक है, स्कल की बोन्स के ज़रिए से जो है वो ईयर जो है साउंड जो है वेव पास करती हैं। फ्यू फिशेज हैव चेन्स ऑफ बोनी ऑसिकल्स कॉल्ड वेब्रियन ऑसिकल्स। ठीक है, कि इनके अंदर जो है वो इनर ईयर में वेब्रियन ऑसिकल्स मौजूद होती हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। बेसिकली कहाँ से, हमने कहा कि कुछ फिशेस के अंदर जो है स्कल की बोन्स के ज़रिए से ट्रांसमिट होती हैं साउंड वेव्स, और कुछ के अंदर वेब्रियन ऑसिकल्स मौजूद होती हैं जो कि साउंड वेव को ट्रांसमिट करती हैं इनर ईयर तक। अब हमने वो पैसेज देखना है कैसे ट्रांसफ़र होती है साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स यहाँ पर आपको पता है ये वेब्रियन ऑसिकल्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्रेन और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, और यहीं पर इनका जो है वो स्विम ब्लैडर मौजूद होता है, इसके पीछे थोड़ा सा। तो आपको पता है स्विम ब्लैडर जो है वो गैस फील्ड सैक है जिसके अंदर गैस मौजूद है ऑक्सीजन की सूरत में। तो वो गैस फील्ड सैक जो है वो इनको मेनटेन करती है, इनकी हेयरिंग को, कि जैसे ही जो है वो कोई ना कोई साउंड वेव यहाँ से टकराएगी एयर ब्लैडर से या स्विम ब्लैडर से, तो क्या होगा, ये स्विम ब्लैडर वो उस वेव को पास कर देगा वेब्रियन ऑसिकल्स को, और वेब्रियन ऑसिकल्स उसको डिटेक्ट करेंगी ब्रेन को मैसेज देकर या फिर स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इनकी ऑल्फेक्शन के बारे में, ईयर के बारे में और हेयरिंग के बारे में। इसके अलावा अगर हम स्विम ब्लैडर का एक फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उसको हम भूल गए हैं। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस करना था कि स्विम ब्लैडर जो है वो फंक्शनिंग कैसे करता है। स्विम ब्लैडर की अगर हम बात करें तो स्विम ब्लैडर अगर नीचे को मूव करना है, फिश ने सिंक करना है, सिंक डाउनवर्ड, तो उसमें क्या होता है कि स्विम ब्लैडर जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब गैस अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देता है। जब वो इन्फ्लेट कर जाएगा तो फ़िश आसानी से नीचे सिंक कर जाएगी। जैसे ही फ़िश ने अपवर्ड फ्लोट करना होगा तो वो अपने अंदर गैस फिल कर लेगा और आसानी से अपवर्ड फ्लोट कर लेगा, जस्ट लाइक अ बलून। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि स्विम ब्लैडर की फंक्शनिंग जस्ट लाइक अ बलून जिसमें गैस भरी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी स्विम ब्लैडर के बारे में जो रह गया था। इसके अलावा हमने सेंसेस को डिस्कस किया जिसमें हमने कहा कि हेयरिंग मौजूद होती है, इनके अंदर आइस की विजन मौजूद होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल लाइन सिस्टम, दैट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ सेंस। ठीक है, कि इसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के प्रेशर रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। दिस सिस्टम रन्स अलोंग ईच साइड एंड ब्रांचिंग ओवर द हेड ऑफ द फिशेस। ठीक है, कि जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये इसकी लेटरल लाइन चल रही है और ब्रांच हो जाती है हेड पर जाकर। इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पिट्स। ठीक है, कि इसके अंदर सेंसरी पिट्स मौजूद होती हैं। दीज पिट्स आर कनेक्टेड टू कैनाल्स। ठीक है, कि यहाँ पर आपको ये पिट्स नज़र आ रही होंगी, ये पिट्स हैं इसकी, और यहाँ पर ये कैनाल्स के साथ कनेक्टेड है। दीज पिट्स हैव रिसेप्टर्स यूज टू डिटेक्ट द वाटर करंट्स। इस पिट्स के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये पिट्स कैनाल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं जिसके अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और वो रिसेप्टर क्या काम करते हैं, वो वाटर की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही वाटर इसके अंदर जो है वाटर एपिडर्मिस, ये इसकी जो है फिश की एपिडर्मिस है, वाटर कंटिन्यूसली यहाँ पर आ रहा होता है। तो जैसे ही वाटर आता है तो ये वाला जो इसका कैनाल है, ये जो इसकी पिट्स हैं, इसके अंदर इस तरह से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो जैसे ही वाटर आएगा ये सीलिया बेंड करना शुरू कर देंगे, बीट करना शुरू कर देंगे, और इसके अंदर नीचे जो है नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। ये नर्व सेल्स मैसेज लेकर जाएंगी ब्रेन तक और ब्रेन उस मैसेज को रीड करेगा। ठीक है, अब वो मैसेजेस क्या हो सकते हैं कि ब्रेन लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो वाटर की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। वाटर की मूवमेंट किस तरह से हो सकती है कि कोई भी प्रे अगर आ जाता है, प्रीडेटर आ जाता है, उसको डिटेक्ट करने में आसानी हो जाती है फिशेस को। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स भी फिशेस डिटेक्ट कर सकती हैं थ्रू देयर लेटरल लाइन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में डिस्कशन। इसके अलावा हमारे पास कुछ फिशेस हैं इलेक्ट्रिक फिशेस। अब हमने नेक्स्ट सेंस डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिक फिशेस के बारे में। इलेक्ट्रो रिसेप्शन इज़ द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट द फिश और अनदर ऑर्गेनिज्म जनरेट इन द इन्वायरमेंट।
ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फिशेज़ जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन की सेंस है इनके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना। कुछ जो है फिशेज़ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती हैं और कुछ प्रोड्यूस भी करती हैं। प्रोड्यूस करने को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो जनरेशन। तो कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रो रिसेप्शन भी पाई जाती है, इलेक्ट्रो जनरेशन भी पाई जाती है। और कौन सी फिशेज़ हैं, 500 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ उनके अंदर जो है कार्टिलेजिनस फिशेज़ भी हैं और बोनी फिशेज़ भी पाई जाती हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रो रिसेप्शन इन शार्क्स की बात करें तो शार्क्स के अंदर इलेक्ट्रो रिसेप्शन होती है, इलेक्ट्रो जनरेशन नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन डिटेक्ट ज़रूर करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। सेंस ऑफ प्रे डिटेक्शन इज़ बेटर डिवेलप्ड इन रेज एंड शार्क्स कैन फाइंड एंड ईट फ्लंडर दैट इज़ बरीड इन सैंड। फ्लंडर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन के नीचे दबी हुई हो या बॉटम में हो, उसको आसानी से ये डिटेक्ट कर लेती है थ्रू देयर इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। कि फ़िश जो है अगर कोई इलेक्ट्रोड भी वहाँ पर पड़ा है ना, तो उसको भी आसानी से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करेगी और उसको खाने की कोशिश करेगी, जबकि वो तो एक इलेक्ट्रोड होगा, आर्टिफिशियल मटेरियल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भी कोई फ्लंडर जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है उसको डिटेक्ट करेगी ये शार्क और उसको आसानी से जो है वो सैंड से निकाल कर वो ईट करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर वो जो कोई भी प्रे है उसके ऊपर जो अगर पॉलीविनाइल शीट मतलब प्लास्टिक बैग से अगर वो कवर हुई है, जो मटेरियल उसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक बैग कवर हो गया, मतलब प्लास्टिक का कोई मटेरियल उसके ऊपर पड़ा है जिसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल शीट, तो पॉलीविनाइल शीट की वजह से जो शार्क है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकेगी, ठीक है। कि यहाँ तो आसानी से ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही होगी कि ये फ़िश जो है वो शार्क जो है डिटेक्ट कर रही है इसकी फील्ड को। लेकिन अगर ये वाली जो फ़िश है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसके ऊपर अगर कोई बैग पड़ा है, मतलब कोई भी प्लास्टिक की शीट से ये कवर हुई है, ज़मीन के नीचे ही दबा हुआ है ना, तो ये तो अगर कोई पॉलीविनाइल शीट ने इसको कवर किया हुआ है तब शार्क जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़िशेज़। कुछ ऐसी फ़िशेज़ भी हैं जो खुद से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं, क्योंकि उनके मसल्स के अंदर बेसिकली जो कॉर्डल फिन है उसके अंदर ऐसे ऑर्गन मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑर्गन के तौर पर काम करेंगे और इसकी जो पोर लाइक परफोरेशन होती है इनकी हेड के अंदर जो कि इलेक्ट्रिक रिसेप्शन के तौर पर काम करती है। मतलब एक साइड से कॉर्डल फिन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और हेड से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिटेक्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है फ़िश इस तरह से, ये इसका माउथ है, ये इसकी जो है वो फ्रंट साइड है, तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इसको डिटेक्ट कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पर हेड के थ्रू। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर में जो है वो मैकेनिज़्म चलेगा कि यहाँ से प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर डिटेक्ट होगी और इस तरह से इलेक्ट्रिक वेव जो है वो सर्कुलेट करेंगी बिटवीन द टेल एंड द हेड, और इस टेल और हेड के दरमियान जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इस तरह से टेल और हेड के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट करने के लिए यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आता है, चाहे वो आर्टिफिशियल पार्टिकल हो या कोई भी फ़िश या कोई भी प्रे यहाँ पर आता है, तो वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब होगी तो जो जिसकी भी वजह से डिस्टर्ब होगी वो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब फ़िश उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगी। अब किन फिशेज़ के अंदर ये जो है मैकेनिज़्म पाया जाता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फिशेज़ होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास साइंटिफिक नेम है जिम्नार्कस निलोटिकस, ठीक है। जिम्नार्कस ऐसी फिशेज़ हैं जो मडी वाटर में रहती हैं। मडी वाटर में रहती हैं तो इसका मतलब है उनकी जो आइज़ का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि मर्की वाटर है और मडी वाटर है, वहाँ पर जो है वो आसानी से आइज़ के थ्रू तो वो प्रे को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगी, विजन के थ्रू प्रे को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगी। जब विजन की कमी है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन पर ज़्यादातर रिलाई करेंगी। इलेक्ट्रो रिसेप्शन के थ्रू कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा वो आसानी से उसको कैप्चर कर लेंगी और उसको प्रे के तौर पर इस्तेमाल करेंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थी जिम्नार्कस की एग्जांपल जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी हो रही होती है और उसको जो है वो डिटेक्ट भी किया जा रहा होता है इलेक्ट्रो रिसेप्शन के थ्रू इन द हेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक ईल एंड इलेक्ट्रिक रेस। इलेक्ट्रिक ईल्स इन द रिवर ऑफ अमेजोन बेसिन इन द साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं और ये 500 वॉल्ट्स के शॉक को जो है वो डिलीवर कर सकती हैं। अब हमारे पास जो ईल्स होती हैं वो बेसिकली बोनी फिशेज़ हैं, जबकि जो रेज हैं वो आपको पता है कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, लेस्मोब्रैंकाई से बिलोंग करती हैं। इलेक्ट्रिक रे हैज़ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑर्गन इन इट्स फिन। इनका जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑर्गन होता है ना इलेक्ट्रिक ईल का, ये इनका बेसिकली ट्रंक में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक जो हमारे पास रेज हैं उनका डिस्चार्ज ऑर्गन उनके फिन्स में मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि इनके ट्रंक से जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके फिन से जनरेट होती है
इट कैन प्रोड्यूस पल्सेज ऑफ 50 एम्पेयर्स एट अबाउट 50 वोल्ट्स। इतना ज़्यादा जो है वो करंट ये आसानी से प्रोड्यूस कर सकती हैं, और इस शॉक इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से ये किसी भी प्रे को आसानी से किल कर सकती हैं और डिस्करेज कर सकती हैं प्रीडेटर्स को। कोई भी प्रीडेटर जो इनको ईट करने के लिए आ रहा होता है उसको डिस्करेज कर सकती हैं थ्रू देयर शॉक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑर्गन, और इसके अलावा प्रे को आसानी से कैप्चर भी कर सकती हैं। अब ये आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम इलेक्ट्रिकल रे की। रे का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट और राइट, ये इनके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑर्गन्स हैं। ठीक है, आपको पता है फिन्स हैं इनके, तो फिन्स के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑर्गन्स मौजूद होते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया फिशेस के कुछ सिस्टम्स के बारे में, जिसके अंदर हमने स्विम ब्लैडर को डिस्कस किया, गैस एक्सचेंज डिस्कस की, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।